वेलकम बैक गाइस आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और आने वाली हमारी पूरी वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की होल बुक्स को कवर करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हम लोग पहले से ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज है वो पर्टिकुलर हम चलाते आ रहे हैं। तो आज से हम जो सेशन अपना स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो आइए हम समझते हैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन देना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए समझते हैं हम, और फिर उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहा गया है वो भी हम समझेंगे। देखिए मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। द टर्म मैक्रो इज इंग्लिश हैज टू इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म्स मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। देखिए क्या है, जो मैक्रो है वर्ड्स वो इंग्लिश ओरिजिन ग्रीक वर्ड से क्या किया गया है, इसको टेकन ओवर किया गया है मैक्रोज वर्ड से। यहाँ पे दे रखा है ना मैक्रोज, यहाँ पे आप ये अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए मैक्रोज वर्ड दे रखा है विच मीन्स लार्ज। उसका मतलब क्या होता है, मैक्रोज का मतलब लार्ज होता है। ठीक है ना, लार्ज मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, बड़े लेवल पर। इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। देखिए यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेस्ट में बात करें हम इसको, तो लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ से बड़ा नहीं है, यहाँ पे बड़ा है हमारा इकोनॉमी एज होल। पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है उन सब के बारे में जो बताएगा वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ लार्ज एंड होल इकोनॉमी में पूरा डील करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, बट यहाँ पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स का भी, क्योंकि हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ा था तो दो प्रकार के ब्रांच बताए थे, एक तो माइक्रो एक मैक्रो, दो ब्रांचेस थे इकोनॉमिक्स के। तो एक तो हम पढ़ लिए माइक्रो, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्रो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है विच स्टडी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो क्या बताता था, वो बताता था हमारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल इशू को। बट यहाँ पर पूरी इकोनॉमी इशू आएगी। यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एज अ होल जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उन सब के बारे में जो स्टडी हम करेंगे एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल बता रखा है। एक इकोनॉमी पूरी होल के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, इट स्टडी, देखिए यहाँ से समझनेगा, इट स्टडी सच क्वेश्चंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वेलफेयर ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो रेसिडेंट्स है मतलब कि मूल निवासी है, उनके वेलफेयर के बारे में जो कंसर्न करता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज क्वेश्चन आर लाइक एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ राइज इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, लेक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सो ऑन। देखिए मैं इसका पूरे का हिंदी आपको मतलब बताता हूँ। ये उन क्वेश्चनों पर भी डील करता है। डील क्वेश्चन कैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रहेगा हमारे रेसिडेंट का, जो मूल निवासी हैं एक देश के, उनका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या रहेगा, ग्रोथ क्या रहेगा। देखिए जो वर्ड्स स्पेसिफाई कर देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, आउटपुट हमारी इकोनॉमी पे क्या रहेगा, विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज इन इकोनॉमी। जैसे प्रॉब्लम प्राइस राइज की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी प्राइस राइज हो जाती हैं। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन की प्रॉब्लम पे, जिसमें क्या होता है, लेक ऑफ डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम की जाती है। एंड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ओसो ऑन, और जितनी भी इकोनॉमी में जितनी भी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्टर्स पाए जाते हैं उनमें कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी हाउ द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी डील करता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी एक पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी को और एक कंट्री की इकोनॉमी को। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पूरे तरीके से
एक इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार के डील्स करना है, सोशल इश्यूज से कह सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज से, लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, इन सब के बारे में। क्योंकि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ही ऐसा है, क्या, मैक्रोज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, पूरे अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आएंगे हमारे सामने इकोनॉमी में। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं इनको अच्छे से रिलेट भी करता चलूंगा हमारे करंट अफेयरों से और करंट लाइफ के एग्जाम्पलों से। ठीक है ना, क्योंकि हम एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्लेरिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस प्रकार से के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे जिससे क्या हो, लोगों का वेलफेयर अच्छे तरीके से चलता रहे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे, इन द वर्ड्स ऑफ एम.एच. स्पेंसर, देख स्पेंसर के द्वारा, एक कोई इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उनके द्वारा क्या कहा गया था ये भी हम पढ़ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल, बता रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किस में कंसर्न करता है, इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि मैक्रो का वर्ड ही यही है। ठीक है, और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, क्योंकि लार्ज सेगमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बता रखा है कि ये हमारा जो माइंड है उसको अटेंशन करता है, हमारा फोकस करता है किस पे, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है उस पर हमारा अटेंशन करता है क्वेश्चनों को। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो क्या चल रही है। ठीक है, द नेशन टोटल आउटपुट एंड द मैटर ऑफ द इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस, और जो नेशनल और जो हमारे पूरी कह सकते हैं राष्ट्र में जितना टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है, उन सब के बारे में ये जो इम्पोर्टेंस है वो बताता है, सिग्निफिकेंस को बताता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए हर एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा एक अपनी अपनी डेफिनेशन दी गई है, चाहे तो आप भी बना सकते हैं डेफिनेशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिस्ट दे गए तो अब डेफिनेशन खत्म हो गई है। देखिए हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर नहीं, आज भी है, हर एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, बट आपने इस पूरे डेफिनेशन को समझ करके क्या समझा, आप वहाँ पर अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो मैक्रो पूरी इकोनॉमी के बारे में डील करता है, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी चल रही है, किस प्रकार से चलनी चाहिए, कैसे आउटपुट अच्छा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे है, डिमांड लोगों के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है, सप्लाई उस प्रोडक्ट की कैसे हो रही है, गवर्नमेंट बजट क्या है, किस प्रकार की पॉलिसीज बना रही है, ईटीसी। देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे होल इकोनॉमी के बारे में डील करता है। ठीक है ना, ये हमको हर चीज़ के बारे में बताता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी। ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यदि हम बात करें तो स्कोप का क्या मतलब है। ठीक है, स्कोप का मतलब हो जाता है इसकी जो सोच है वो कहाँ तक है। ठीक, तो स्कोप मतलब कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि सोच कहाँ तक है, मतलब ये ओवरऑल किस किस चीज़ पे वर्क करता है, ये कहलाता है हमारा स्कोप। तो वहीं आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में, कि हमको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल क्या क्या चीज़ बताता है, इसका जो क्या कहते हैं जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इस वीडियो में कि स्कोप कौन कौन से हैं। देखिए स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस के वाली जो वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, आज हम समझेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी, मैंने बताया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो फील्ड है स्टडी करने का, और एरिया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि किस किस एरिया तक हम उसमें पढ़ाई करेंगे वो बताता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग लीडिंग्स इशू अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस फॉर ग्रेड+2 ग्रेडर्स। देखो क्या है, जो इशूज अब जो हम पढ़ेंगे, जो इसको पढ़ेंगे वो सीबीएसई गाइडलाइन सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है क्लास 12 तक का, बट हम जो बात करेंगे वो ओवरऑल करेंगे, जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, बीकॉम बीबीए एलएलबी, जिसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट होगा उसके लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये दोनों के तीनों जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा स्कोप इसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड टू एग्रीगेट्स। देखिए स्कोप है बताया, एक एरिया होता है स्टडी करने का,
तो हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब हो जाता है, एग्रीगेट्स का मतलब हो जाता है बड़े लेवल पर, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हमने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पे कॉन्सेप्ट किस पे स्टार्ट करता है, नेशनल इनकम पर। इट डील्स विद द डेफिनेशन, एस्टिमेशन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारे नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वैसे एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, कॉल्ड नेशनल इनकम। और एलोबरेट करके हम आगे वाली वीडियोस में अपने नेशनल इनकम का जो चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम के बारे में बताता है हमको, और बताता है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हम ये भी समझेंगे, ठीक है। एंड नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। वहाँ पे सिर्फ ग्रॉस है, देखिए दो वर्ड्स है यहाँ पे हमारा, बाकी तो सेम है, एक ग्रॉस वर्ड है एक हमारा नेट वर्ड है, ठीक है। ये दोनों के बारे में जब हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल स्कोप में हमको क्या समझ में आता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम के बारे में इसमें बताते हैं। आगे हम बात करें इसमें, तो आगे आता है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए पहला तो समझ में आ गया कि हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं कि स्कोप है इसका, कि इस एरिया पर भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है। आगे है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या कहने का मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है हमारा कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या रहेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द कीनीजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन दिस कॉन्टेस्ट। देखिए यहाँ पे कीनीजियन के द्वारा भी एक एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दी गई थी, उसमें भी बताया गया है इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कीनीजियन थ्योरी के द्वारा, क्योंकि कीनीजियन थ्योरी में कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो कीनीजियन के द्वारा प्ले किया गया है। उसमें इसने ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कॉज क्या है आखिरकार, एंड सजेस्टेड द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट। और इसमें पॉसिबल सजेशन भी बताया गया है कि व्हाट वी डू, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को घटाने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से ऐसे रेमेडीज होंगे, मीन्स उपचार क्या होगा, ठीक है। तो इन सब के सिचुएशन को भी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो फोकस है वो बेरोजगारी पर बताया गया है, ठीक है। नहीं कह सकते कि हम स्पेसिफाई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पार्ट है, वो किसका है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम, थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ाई करेंगे कि मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, मीन्स पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो पैसों से पैसे को कैसे बनाते हैं, और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कि जो कमर्शियल बैंक है वो पैसों से पैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं। लिंक्ड टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई इज रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। देखिए सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है ये तो पता है, और आरबीआई ही है जो नोट इशू करती है, ठीक है। उसी के पास एकमात्र अधिकार होता है नोट जारी करने का, इसलिए तो आरबीआई ही मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सब हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसमें कितना पैसा सप्लाई करना है कितना नहीं करना है, डेट टाइम सब फिक्स करता है कौन, आरबीआई। इसका इसीलिए बोला जाता है आरबीआई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और आरबीआई क्या होता है उसी को हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक, एक अपेक्स बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ मनी भी हम पढ़ाई करेंगे आने वाली वीडियोस में अपने, कि किस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक है
वो 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करती है, ये हम प्रोसेस भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे यदि हम बात करें तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्राइस लेवल के बारे में, जिसमें आता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या है समझेंगे। दिस इज येट टू अनदर सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि जनरली हम अपने लाइफ में भी इसको डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इट रिवर्स द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ओवरऑल बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर ऑल्सो स्टडी अबाउट द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन, इसके दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी को बोला जाता है हिंदी मीनिंग में मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशनरी को बोला जाता है मुद्रा अपस्फीति। इन्फ्लेशनरी देखिए क्या है, जब जो सामान्य तौर पर जो वस्तु तथा सेवाओं के जो मूल्य है, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी। ऐसी सिचुएशन जिसमें सामान्यतर वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और जो लोगों की उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे इन्फ्लेशनरी बोला जाता है। वहीं डिफ्लेशनरी जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो सिचुएशन है, ये दोनों सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में जनरली देखने को हमको मिलती हैं, ठीक है। आगे चलें हम, तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और गवर्नमेंट बजट, बजट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक बजट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दे हैविंग अ वाइडर स्कोप देन कंपेरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने नाम लिए पूरी इकोनॉमी को नॉट एन, देखो इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज आर अफेक्टेड ऑल्सो बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये बता रखा है कि अदर कंट्रीज में भी यही सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान हम भी हैं, वो भी इंसान ही तो हैं, तो ऐसी सिचुएशन हर जगह पर क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि गवर्नमेंट बजट है वो किस प्रकार से एक इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, किस प्रकार की जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट बजट किस प्रकार से सेट किया जाता है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे आगे। लास्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट समझेंगे कि जब एक देश की कंट्री को डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी अनदर, जब हम किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री के साथ जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है, जिस रेट पे करते हैं हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी समझेंगे, एक बार पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इज मैनेज्ड इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बता रखा है जो एक्सचेंज रेट है वो किस प्रकार से मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। दो प्रकार की मार्केट होती है, एक तो कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से। तो ये दोनों भी हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और ये भी हम समझेंगे कि वाई वी नीड अ फॉरेन करेंसी, हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 से 3 पॉइंट्स आप कमेंट कीजिए। ब्रीफली एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन अ सच इशू विच एक्सप्लेन। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जो कि कुछ फोकस करता है किसी इशूज़ पर, जैसे हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन, किस प्रकार से एक इकोनॉमी वो फंक्शन करती है, मतलब कि कार्य करती है, किस प्रकार से उसको रन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशनों के द्वारा। हाउ कैन इट बी मैनेज और रेगुलेट, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है और किस प्रकार से उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए वेरियस टाइप्स के जो हमारे अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा किस प्रकार से एक इकोनॉमी को रन किया जाता है। सो डैट वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, जो सोशल वेलफेयर है इससे मैक्सिमाइज हो सके, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वर्किंग ऑन अ बोथ सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें सोशल वेलफेयर के बारे में भी जाना जाता है। तो होप सो आपको जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्लियर होगा।
थैंक आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की? ओवरऑल हमारा जो क्वेश्चन आज का जो क्रिएट होता है वो यही होता है कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उससे भी हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। ये हमारी थर्ड वीडियो है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन आफ्टर जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कह सकते हैं, वो फिनिश हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं। यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के में, तो ये बता रखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे जो दे रखे हैं नीचे, वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस हैं। जैसे पहला है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी का क्या कहने का मतलब है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। हमें यदि किसी इकोनॉमी के बारे में यदि ओवरऑल पढ़ाई करनी है डीप तरीके से कि किस प्रकार से वो वर्क करता है, इसके अंडर कौन काम करता है, कौन करवाता है और किस प्रकार से करवाता है, यदि ये सब के बारे में यदि ओवरऑल हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो हमको बताता है कि इकोनॉमिक किस प्रकार से स्मूथली तरीके से रन करती है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वो बता रहा है हमको कि नेशनल इनकम का जो जो कैलकुलेशन वो कैसे किया जाएगा। एस्टिमेशन मतलब होता है भविष्यवाणी करना कुल मिला के। तो कुल मिलाकर के नेशनल इनकम किस प्रकार से निकाला जाएगा। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रिवाइवल द नेचर एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर मतलब कि वही हमारे जितने भी टाइप्स के जो सेक्टर्स होते हैं, उनसे सबसे किस प्रकार से हमको नेशनल इनकम निकाला जाएगा। नेचर, और नेचर लेवल क्या है कि इकोनॉमी का लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें वर्क कर रही है। ये सब के बारे में हम जो पढ़ाई करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है। आगे आता है हमारा स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में स्कोप हमने देखे, आप यदि वीडियोस को सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। यदि आप सिग्निफिकेंस कोई बात करोगे तो आपको सिग्निफिकेंस ही समझ में आएंगे। यदि, क्योंकि मैंने स्कोप यदि हम बताया था तो यहाँ पे ये सब हमने डिस्कशन कर लिए थे, तो आपको नहीं सही आपको वो वीडियो देखनी जरूरत है, जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि मस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका यदि स्पेसिफाई क्वेश्चन बनता है सिग्निफिकेंस के ऊपर तो आप सिग्निफिकेंस ही लिखेंगे, बट जो आंसर राइटिंग है यदि आपको अच्छे तरीके से करनी है तो ये मेरा जरूर सजेशन है कि आप जो वीडियोज़ हैं उसको सीरियल वाइज जरूर देखें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में ये भी बताता है, स्टडी कराता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में। ठीक है ना, हमने पढ़ा भी था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी तो यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करवाना है। ठीक है, रेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड गेट वे इट कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वो किस प्रकार से क्रिएट होती है और उसका हैंडल करने का किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका तरीका भी बताया गया है। ठीक है ना, हाउ टू हैंडल द इकोनॉमी। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट बजट रिवाइवल द इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट बजट है वो किस प्रकार से एक पाथ क्रिएट करती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी, एंड हाउ टू रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है एक गवर्नमेंट के द्वारा अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये एक बताता है हमको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यदि हमको डीपली इकोनॉमी के बारे में जानना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना मस्ट है, यहाँ जरूर मस्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर नहीं है बट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूर मस्ट है। यदि आपको इकोनॉमी के वर्क कह सकते हैं जो वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, यदि आपको कर देखिए जो हमारे करंट अफेयर्स भी क्रिएट होते हैं वो मोस्टली कहाँ से क्रिएट होते हैं, यही इकोनॉमी से होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ही इशू चलता है हमारा। तो जब तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो आपको कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स हैं वो भी एक दिक्कत पैदा करेंगे आपके लिए। तो होप आप मैं यहाँ से कवर करता चलूँगा आपके टर्मिनोलॉजीज को, आप यहाँ से करिए, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट यदि हम बात करें तो रोड मैप एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक रोड मैप बताता है। देखिए, रोड मैप का मतलब वो वाला रोड नहीं है, एक तरीके से वही है, बट एक मैप बताता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स कि किस प्रकार से हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है एक कंट्री का और किस प्रकार से वो होगा। पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर रोड मैप। मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है हमको रोड मैप, कैसा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किस प्रकार के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज
सेट किए जाएं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड ड्रॉन बाय द असेसिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, उसकी नीड के हिसाब से ही इकोनॉमी के उस प्रकार से उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वेरियस टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो सेट किए जाते हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो एक रोड मैप प्रिपेयर करके हमको देता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं हम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से संतुलन बना करके रखना। कैसे? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टडी यदि हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने में मदद करता है। आखिरकार ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है क्या? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट मीन्स नादर सिचुएशन क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन और अ डिफ्लेशन। किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, होता जरूर है बट बैलेंस करके रखा जाए तब तो ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। अदरवाइज इन्फ्लेशन भी एक हमारे लिए एक बैड इंडिकेटर्स क्रिएट करके देता है, शो करता है, और डिफ्लेशन भी करता है। ठीक है ना। आगे, दिस इज अचीव थ्रू द एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। यदि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी है किसी भी इकोनॉमी में तो एप्रोप्रिएट मतलब एक अच्छे तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या किया जाएगा? फॉर्मुलेट किया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मैंने बताया जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाया किसके द्वारा जाता है? बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है और डिजाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन ज़्यादा हो ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन ज़्यादा हो। एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी देखिए आने वाली वीडियोज़ में हम समझेंगे कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो भी हम समझेंगे। बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी किया जाता है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड करती है, इसको गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है। अभी आप इतना समझिए, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बीओपी, स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवाइवल द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओपी स्टेटस हमको बताता है कि एक इकोनॉमी किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, किसके साथ, किसके रिलेशन में, किसके संबंध में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विदेशों के साथ में। ठीक है ना, एक डोमेस्टिक कंट्री किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। सोन आर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंक्लूजन टू इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमको ये शो करता है कि हमारी किस प्रकार की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, ठीक है ना, और कंक्लूजन टू इम्पोर्ट। यदि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी क्या है? ये कंक्लूजन का मतलब होता है मजबूरी। यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि इकोनॉमी की किस प्रकार की कैपेसिटी है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने में, आउटपुट जनरेट करने में, कि किस लेवल तक हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या मजबूरी नहीं होंगी हमारी जिसकी वजह से हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम जो पढ़ाई करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। आगे बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, यही मैटर नहीं करता है। ये भी बताता है कि हमारे देश में गरीबी है वो क्यों है, कैसे है, और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और गवर्नमेंट ने इस पर क्या क्या एक्शन ले चुके हैं और क्या क्या एक्शन लेगा। इन सब के बारे में हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और एज वेल एज हमको एनवायरमेंटल के बारे में भी बताता है कि एनवायरमेंट है वो किस प्रकार से अफेक्ट होता है वेरियस टाइप्स के डिसीजंस के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट के द्वारा मीन्स पब्लिक सेक्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बताया कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई मतलब बताता है कि पॉवर्टी लेवल क्या है, किससे क्यों है, कैसे है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में भी बताता है। इट इज़ बाय यूजिंग अ मैक्रो मॉडल्स दैट द प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। और ये मैक्रो मॉडल्स के बारे में बताता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामने होती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं इन सब का देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल द प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताता है
और उनका सॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, अब हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आगे आता है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। लास्ट है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्फॉर्म रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमको इन्फॉर्म करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हो गए हमारे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, तो और वो रखा है टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड लाइक इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए मैं बताता हूँ, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल कंजप्शन कितना किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कंजप्शन कितना हो रहा है कि इकोनॉमी में, और जो आउटपुट क्रिएट करके दिया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमी में वो कितना है। ठीक है, और जो फॉर पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन लिया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो वो किस लेवल तक इफेक्ट करता है एक इकोनॉमी को, वो क्या जो पॉलिसी बनाई गई है वो स्मूथली रूप से इकोनॉमी को रन कर रही है कि नहीं कर रही है, जो पॉलिसीज़ हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या सफिशियंट हैं, उतनी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो, या फिर दूसरे लेवल पे चेंज की जाएंगी। इन सब के बारे में जो डिज़ाइन करके देता है हमको वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। और इन सब के बारे में जब हम पढ़ाई करती हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्पफुल करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स डिस्कशन किए अबाउट द सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।